सो हेलो एवरीवन, आज से क्या है कि मैं एक सीरीज चलाने जा रहा हूं जिसमें कि मैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स और साइंस इसके सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा सेकंड टर्म में जो आने वाले, मतलब 2021 और 2022 में जो आने वाले, जो इस साल आएंगे। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए मैं सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा मैथमेटिक्स और साइंस के। और ये जो टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ ये एनसीईआरटी सपोर्टिंग मटेरियल और जो सैंपल पेपर उससे लिए मैंने सारा चैप्टर कवर करा सही से। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे सपोर्टिंग मटेरियल को, असाइनमेंट को या कहीं के भी, वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे, जब सारे। तो चलो मिलते हैं फिर वीडियो में, चलो पढ़ाई करते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की मैथमेटिक्स का, जो कि सेकंड टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो ये रहा, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो मतलब जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें देखेंगे कि जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा होगा, फंक्शन देखे होंगे, साइन कॉस थीटा साइन थीटा कॉसेक वगैरह जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो अब उसके एक्चुअल में क्या एप्लीकेशन है, मतलब वो डेली लाइफ में कैसे यूज होता है उसके बारे में जानेंगे हम ये पूरे चैप्टर में। तो चैप्टर वैसे चलेंगे, सबसे पहले टॉपिक्स में बता दूं कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें से पूरा चैप्टर आ रहा है ऑलमोस्ट। तो देखो सबसे पहले जो टॉपिक है वो दिख गया होगा आपके स्क्रीन पे, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। फिर जो सेकंड टॉपिक है वो ये है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को देखेंगे। और फिर लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है डबल ट्राइंगल। तो डबल ट्राइंगल को देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। ये 3 टॉपिक्स है और ये 3 टॉपिक्स में पूरा चैप्टर खत्म है। बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बस आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। और बेसिक में 2 टॉपिक कर रखे हैं, देखो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वैल्यू जो भी आपने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा की जो वैल्यू होती है डिग्री पे, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री पे, तो वो वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में ये बेसिक में रखा है। और दूसरा जो बेसिक है वो ये है, सॉल्व 2 इक्वेशन। जो 2 इक्वेशन होते हैं 2 वेरिएबल्स के साथ, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहिए 2 इक्वेशन से। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। तो ऐसे ही चलेगा चैप्टर, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक की, 2 बेसिक जो मैंने रखे हैं वो क्लियर करवाऊंगा, देन फिर मैं टॉपिक्स क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। देखो पूरे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने पूरे क्वेश्चन कराए तो आप हो जाओगे बोर और मैं भी हो जाऊंगा बोर। तो बात है कुछ ऐसी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कोने में से खोज के निकालूंगा क्वेश्चन जो कि आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं आपके। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं कराने वाला, मगर मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जो भी आपके एनसीईआरटी में है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे, फिर टॉपिक देखेंगे। तो अगर मैं पहले बेसिक की बात करूं तो पहले बेसिक में देखो ये यार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में जानना है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने पहले फर्स्ट टर्म में पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 8 में, कि जितने फंक्शन होते हैं जैसे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये होते हैं हमारे फंक्शन। तो इनकी वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री पे क्या होती है, तो ये हमें पूरा तो नहीं जानना, बस हमें खाली टैन को ध्यान में रखना है। टैन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन टैन से बनेंगे और 1 से आधा क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूँ, 1 से आधा क्वेश्चन बनेगा साइन और कॉस पे। बाकी इनकी वैल्यू आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें से देख लेना। और tan की याद करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे देखो tan 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 0, और tan 30 पे कितनी हो जाती है 1/√3, और tan 45 पे कितनी हो जाती है 1, फिर tan 60 पे कितनी हो जाती है √3, और tan 90 अगर आ गया तो वो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को इन्फिनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी या अनंत, अनंत कहते हैं ना। तो ये याद करना इजी। देखो 0 पे 0, फिर 1/√3, फिर 1 यहाँ भेज दो, √3 यहाँ भेज दो, समझ गए, 1 यहाँ भेज दो, √3 यहाँ भेज दो। तो ये वैल्यू होती है 0 30 45 60 और 90। ये आपको आई होप पता होगा, नहीं पता तो यहाँ से देख लो, याद कर लो, ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाले बेसिक। ठीक है, तो पहला बेसिक में यही था। अच्छा, लेकर चलता दूसरे बेसिक पे। तो जो दूसरा बेसिक है वो मैंने यही रखा है, सॉल्व 2 इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन अगर हमें मिल जाए, जैसे देखो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। अगर 2 इक्वेशन मिल जाए तो इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं 2 इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो हमें ये सीखना है। तो देखो 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई, और इक्वेशन कितनी है 2, तो 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो वैल्यू निकल जाएगी। मतलब जितने हमें वेरिएबल निकालने होते हैं ना उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3 वेरिएबल निकालने हैं एक्स वाई जेड, तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए होगी। तो हमें कितने भी वेरिएबल निकालने हैं 2, एक्स और वाई। देखो एक्स और वाई कितनी इक्वेशन गिवन है 2, इसका मतलब निकल जाएगा। उसके 2 तरीके हैं बेसिकली, आप निकाल सकते हो। देखो पहला तरीका ये है, पहला तरीके को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि, यही है मतलब। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन और हिंदी में प्रतिस्थापन। तो ये विधि क्या कहती है, देखो ये मेथड क्या कहता है कि ये कहता है कि जबरदस्ती एक की वैल्यू निकालो, मतलब एक्स या वाई की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन से। तो देखो मैं वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू निकालूंगा तो देखो 4y के अलावा बाकी सबको इधर भेजूंगा इक्वल के इस साइड, तो 6 के इस साइड भेजा। देखो यहाँ पे 2x को भेजूंगा सबसे पहले, 2x किस में, प्लस में माइनस में, प्लस में, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा माइनस में, तो देखो 6 - 2x। ठीक है, 4y बचा। अब y की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 4 क्या कर रहे हैं बगल में, तो 4 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या होना चाहिए डिवाइड। तो देखो y = 6 -
2x अपॉन 4। तो ये तीसरी इक्वेशन बना दी मैंने, देखो तीसरी इक्वेशन मान ली। इसे कहते हैं जबरदस्ती निकालना। क्या कहते हैं? जबरदस्ती निकालना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, प्रतिस्थापन करना। ठीक है, तो जबरदस्ती निकाल रहा हूं। तो देखो y की वैल्यू मेरी आ चुकी है, मगर किसके टर्म में आई है? x के। तो ये भी सही से नहीं है, ये सही से नहीं है। अब इसको क्या मैं जबरदस्ती दोबारा डालूंगा फर्स्ट वाले इक्वेशन, सेकंड वाले में। देखो फर्स्ट से निकालिए y की वैल्यू, मैं सेकंड में डाल दूंगा। किस में डालूंगा? सेकंड में। तो देखो सेकंड में डालोगे तो सेकंड वाली क्या है? 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y की जगह ये पुट कर दो, ये सारी वैल्यू, ये जो दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू y की जगह रख दो। तो 7x प्लस 4 y की जगह देखो रख दे 6 माइनस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब देखो ये 4 से 4 कट जाएगा। मल्टीप्लाई में जब भी ऊपर नीचे होता है कोई तो कट जाता है, ये बात याद रखना। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाएगा अगर सेम है तो। ये 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? 7x प्लस 6 माइनस 2x। देखो ये तो कट गया तो ये 6 ही तो बचा, और ये माइनस 2x बचा इज इक्वल टू 7। अब इसके बाद वाले स्टेप क्या होता है? सारे वेरिएबल्स को एक साइड लेकर आओ और नॉन वेरिएबल्स को एक साइड। देखो वेरिएबल वो होते हैं जिनके साथ इंग्लिश वाले टर्म होते हैं। तो देखो ये इंग्लिश वाले टर्म है, इनको एक साइड रहने दो। तो देखो 7x और माइनस 2x इधर ही रहने दिया, और 6 है नॉन वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो इसको यहाँ ले जाऊंगा इक्वल के इस साइड। तो देखो 6 यहाँ किसका? प्लस का, यहाँ जाकर क्या आ जाएगा? माइनस का। तो 7 माइनस 6 यहाँ पे क्लियर हो गया। और 7x यहाँ पे किसका है? प्लस का। यहाँ पे 2x किसका? माइनस का। तो 7x में से 2x गए तो 5x बचे। देखो 5x, और प्लस का 5x बचेगा क्योंकि बड़ा किसका है? प्लस का। देखो 7x ज्यादा है ना, माइनस 2x कम है, तो प्लस का बड़ा है, इसलिए प्लस का साइन आ गया, और 7 में से 2 गए 5x आ गई। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर 7 माइनस 6 है तो 1 बचेगा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो ये 5 बगल में क्या कर रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ 1 बचा था, 7 में से 6 गया 1, देखो 1/5, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसी को जो जबरदस्ती हमने शुरू में निकाला था थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू, यहाँ पर हमने एक्चुअल में वैल्यू निकाल दी है x की। देखो यहाँ पे कोई y का टर्म दिख रहा है? नहीं, तो ये रियल वैल्यू इसकी क्या है? रियल वैल्यू। अब इसको मैं दोबारा पुट कर दूंगा किसमें? बताओ किसमें? थर्ड में पुट कर दो या फिर फर्स्ट में पुट कर दो, दोनों में से एक है, क्योंकि थर्ड वाली इक्वेशन किससे बनी है? फर्स्ट वाले से तो बनी है। तो या तो फर्स्ट में कर दो या थर्ड में कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो थर्ड में कर दिया। तो y इज इक्वल टू, देखो थर्ड इक्वेशन क्या है? 6 माइनस 2x, तो 6 माइनस 2 x की जगह 1/5, अभी आंसर आया। ठीक है, अपॉन 4 आ गया। देखो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/5। अब यहाँ पर 1 है तो वही एलसीएम लेकर जो भी आपने सीखा है, इसको इससे, तो 5 6 30, और 2 एकम 2, माइनस साइन, अपॉन में 5 ये वाला आ जाएगा, में 4। ये समझ में आ गई कहानी। अब इसके बाद क्या होता है? देखो अगर कोई वैल्यू आपको a अपॉन बी मिली है और c अपॉन डी मिली है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी मल्टीप्लाई कर दो d अपॉन सी। मतलब ये वैल्यू को चेंज करके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो ये जो ऊपर वाली होती है ये नीचे वाली से क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। b और c से देखो मल्टीप्लाई हो गया ना, तो वैसे मैंने 4 को इससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, 20 बन गया, और इसके अपॉन में 1 होगा तो 1 ऊपर वाले से हो जाएगा। तो 30 में से 2 28, 28 अपॉन 20। अब फिर इसको काटना तो काट दो आप। देखो 28। बस मेरे को ये समझाना था कि y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि के थ्रू हम निकाल सकते हैं। जो दूसरा मेथड है वो बहुत ईजी मेथड है। देखो पहले इक्वेशन को ये लिख दिया, दूसरी इक्वेशन को भी लिख दो। अब चेक करो दोनों में सेम कौन है, सेम कौन सा वेरिएबल सेम है। देखो 4y सेम है। अब सबके साइन चेंज कर दो। ये प्लस का है तो देखो माइनस का कर दिया, ये भी प्लस का, ये माइनस का कर दिया, ये प्लस का है, ये माइनस का कर दिया। अगर यहाँ माइनस का तो ये प्लस का कर देता, समझे? तो सबके साइन चेंज करो, जो सेम है उन्हें काट दो, काट दिया, y खत्म। अब यहाँ पर देखो माइनस का ये 5x हो जाएगा, माइनस का 5x। देखो यहाँ पे 2x किसका? प्लस का, 7x किसका? माइनस का, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है, पहले प्लस का था माइनस का कर दिया साइन चेंज, तो माइनस का 5x हो जाएगा। अब 6 में से 6 और 7 ये है, तो 6 देखो प्लस का है, 7 माइनस का है, तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस का 7 है। अब यहाँ देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों साइड माइनस से कट जाते हैं हमेशा। अब ये 5 क्या कर रहा है बगल में? ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 1/5। देखो x की वैल्यू यहाँ पे भी 1/5 रहती है, x की वैल्यू यहाँ पे भी 1/5। दोनों मेथड सही है। और इस मेथड को जो कहते हैं वो कहता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना, काट देना। देखो हमने इसे एलिमिनेट कर दिया ना, स्क्वाड गेम में भी तो एलिमिनेट कर देते हैं बिल्कुल। तो इस एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना। तो देखो खत्म कर दिया, x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई तो ये कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, दोनों में से फर्स्ट या सेकंड में y की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो मैंने पहले में रखकर दिखाई है। देखो पहले में लिखा होगा 2, फिर x की जगह मैंने 1/5 रख दिया, फिर प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2/5 प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब ये पूरा यहाँ है तो इसे यहाँ लेकर जाऊंगा इक्वल के इस साइड, क्योंकि ये देखो नॉन वेरिएबल है और यहाँ पे भी नॉन वेरिएबल है। तो ये यहाँ गया तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था, देखो माइनस लगा दिया। फिर इसके बाद कैची रूल लगाओ, जो मल्टीप्लाई सीखा है मैंने बेसिक में करा भी दिया होगा, देख लेना। 5 1 30 और 2 एकम 2, 5 1 30 और 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो 30 में से 2 का 28, 28/5 देखो डायरेक्ट लिख दिया 4y। अब 4 यहाँ क्या कर रहा है? हमें तो चाहिए y की वैल्यू, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ डिवाइड हो गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो 5 चौक 20, 28/20। यही तो यहाँ पे भी आ रहा था, देख लो सब्स्टिट्यूशन में भी तो ये आता है 28/20। अच्छे से काट सकते हो तो काट दो, वही 7/5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी, यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी। आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो जो आपको इजी लगता है, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि। ठीक है, तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला टॉपिक ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, एंगल ऑफ
एलिवेशन, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण को समझेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन को समझेंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूं। मान लो एक लड़का है, क्या है, लड़का है, गली के बाहर खड़ा हुआ, वो देख रहा है, वो लड़के का नाम है वीके, वीके का मतलब है विक्की कौशल, विक्की कौशल, इसलिए एग्जांपल लिया, अभी लेटेस्टली उसकी शादी हुई है ना, तो तुम्हें याद रहेगा। और ये हमारी है लड़की, देख नहीं रहे बाल कितने बड़े बड़े बनाए हैं, तो लड़की होगी, और इसके तो बाल ही नहीं है, लड़का है, लड़का लोग आजकल यही तो रखता है, छोटे छोटे बाल, लड़कियों के बड़े बाल होते हैं, ठीक है। और ये है अपनी केके, केके का मतलब है कैटरीना कैफ। तो विक्की कौशल एक दिन जा रहा था गली से, कहां से, गली से। अब विक्की कौशल जब गली से जा रहा था, उसने देखा कैटरीना कैफ को। जब कैटरीना कैफ को उसने देखा, तो सही बात है, आंखों से देखा होगा। अब आंखों से आंखों मिली, आंख से आंख मिल जाता तो हो जाता है प्यार, और जब प्यार हो जाता है हो जाती है शादी, तो शादी हो गई। तो देखो जब विक्की कौशल ने इसे देखा, तो यही से तो देखा होगा, अरे बोलो हाँ या ना। जब यहां से देखा, तो एक इसकी बेस लाइन होगी, क्या लाइन होगी, बेस, मतलब इसकी आंखों के सीध से अगर एक लाइन ले तो वो यही तो होगी, इसे कहते हैं क्षैतिज स्तर या फिर बेस, क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर या फिर बेस। अब देखो, और जो देखा उस लाइन को कहते हैं दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट, क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट या फिर दृष्टि रेखा, जहां से देख रहा है वो, जहां से देख रहा है। और वो बेस लाइन क्षैतिज रेखा, जो कि उसके आंख के बिल्कुल सीध में, जैसे मैं यहां से आपको देख रहा हूं, तो मेरी सीधी लाइन ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये जैसे मेरा मार्कर हो जाएगी सीधी लाइन, तो वो है क्षैतिज रेखा, ये है बेस। अब देखो, अब देखो यहां से ये देखा, अब एंगल एक बन रहा नहीं बन रहा इनके बीच में, ये बोलो थीटा, थीटा बन रहा नहीं बन रहा है, थीटा, थीटा बन रहा नहीं, थीटा बन रहा। तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कहते हैं, ये जो एंगल बना बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसी को कह देते हैं एंगल, क्या कह देते हैं, एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये लड़का कहां है, नीचे, और ये कहां है, ऊपर, देखो ऊपर है नहीं है, ये ऊपर है, और ये कहां है, नीचे, ठीक है। तो एंगल बन गया ये। और एंगल जो हमेशा बनेगा वो कहां से बनता है, बेस से ही बनता है, जो बेस है ना यहीं से बनता है। तो ये समझ लो एंगल है एक तरीके की बेबी, क्या है, बेबी, और बेबी को क्या पसंद है, बेस, तो बेस से एंगल बनता है ये जो बन रहा है, ये क्या है, थीटा, ये है बेबी, बेबी को क्या पसंद है, बेस, तो बेस से ही एंगल बनेगा। तो नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल बने वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, नीचे से ऊपर देख लिया, ये हो गई देसी भाषा में। अब ये सब पढ़े लिखो की भाषा में समझते हैं। अच्छा, थीटा के सामने हमने पढ़ रखा है ये परपेंडिकुलर होता है, बोलो 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 बोलो। और जो ये 90 बनेगा, देखो दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये 90 एंगल बनता होगा, ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ लिया होगा। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, जिसे कण कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, बेस, क्या हो जाएगा, बेस। और बेबी को क्या पसंद है, बेस, तो बेस से खुलता है हमेशा, ठीक है, एंगल। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इसे लंब बोल देंगे, इसे आधार बोल देंगे, इसे कण बोल देंगे। तो देखो साइन थीटा आपने पढ़ रखा है, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा पढ़ रखा है, कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फंक्शन याद रख लेना है, बहुत काम आएंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है टेन, कि टेन किसके बीच का रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस के, लंब और आधार के, ठीक है। ये वाला रिलेशन याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंगल जो बनता है वो ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, कहां से, ऊपर से, सॉरी, एंगल जो बनता है वो कहां से, नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। देखो विक्की कौशल ने कैटरीना को देखा, एंगल बन गया, ये बेबी हो गया, क्या हो गया, बेबी। और बेबी को क्या पसंद है, बेस। तो विक्की ने जब कैटरीना को देखा तो क्या हुआ, बेबी हुआ, बेबी को क्या पसंद है, बेस, तो बेस से एंगल बनेगा और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी देख लेना, मैंने दे दिया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड बेस, ठीक है। तो ये चीजें फंक्शन थे, अप्लाई करना आना चाहिए, आई होप आ गया होगा। तो ऊपर नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल बने वही एंगल ऑफ एलिवेशन, और बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। परपेंडिकुलर में कोई काम नहीं होता, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। आई होप ये समझ में आएगा। इसका मतलब दुनिया की वो सारी चीजें जो भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ, या फिर मैं कुतुब मीनार को देख रहा हूँ, या फिर किसी भी चीज को देख रहा हूँ, मगर मैं नीचे से देख रहा हूँ, कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ, कहां, ऊपर की तरफ, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। आपको बेस समझ में आ गया होगा, बेस वो लाइन होती है जो मेरी आंखों से सीधा डायरेक्टली जाए, ठीक है, जहां पर हम टिके में, या फिर वो हो सकता है। और लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ठीक है, ये समझ में आओगे। दुनिया की सारी चीजें जो नीचे से ऊपर देखते हो वो एंगल ऑफ एलिवेशन का कमाल है। किसका है, कमाल है, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम अवनमन कोण के जो अगला टॉपिक है वो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। तो अवनमन कोण की बात क्या करेंगे, देखो अवनमन कोण कैसे बनता है इस चीज को समझो। मान लो ये वही है, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वही है के कैटरीना कैफ, और ये कौन है, विक्की कौशल। एक बात तो जो विक्की कौशल ने उसे देखा, तो क्या उसने नहीं देखा होगा, ऐसी हो जाएगी शादी। मतलब लड़का ने देखा, लड़के के साइड से ही हो गई शादी क्या,
मतलब ऐसे कोई भी चलते हुए देख लिया तुमने, अरे हाँ वो पसंद आ गई, शादी हो गई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों साइड से राजी होनी चाहिए, ठीक है, दोनों साइड से सहमति होनी चाहिए। तो कैटरीन, जब इसने देखा विक्की कौशल ने इसे, तब ये भी तो इसे देखेगी। देखो ये देख ली, ये देख लिया, तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, वेरी गुड, ये क्या होगी, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लिख ले रहा हूं, पीछे से ही देख लेना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लाइन ऑफ साइट होगा क्योंकि इसने इसे देखा, ठीक है। अब इसका बेस क्या होगा, क्योंकि देख ये रही है, याद रखना, देख ये रही है इस बारी, तो इसका बेस यही तो होगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना, चेक कर लेना, ये क्या हो जाएगा, बेस, क्षैतिज रेखा, हिंदी वालों के लिए क्षैतिज रेखा, बेस, और ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। और एंगल किसके बीच में बनता है, बोल दो बेस, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है, बेस, तो बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में, यहां ना लिखकर यहां लिख दें ऑफ साइट, ठीक है, यहां पे समझ लेना ये और ये जो एंगल बना वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से, इसे क्या बोल सकते हैं, ऊपर, और ये क्या हो गया, नीचे। तो वो एंगल जो कि ऊपर से नीचे देखने पर बने वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ही होता है नीचे, डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं, मतलब हो जाता है डिप्रेशन हो जाता है तो वो दबते ही जाते हैं अंदर, क्या होते जाते हैं, दबते। तो ऊपर से नीचे देखने पे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ठीक है, नीचे की तरफ देखना, डिप की तरफ देखना, डिप का ही मतलब होता है नीचे, डिप्रेशन, ठीक है। और फिर देखो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, इसे भी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर एंगल जिस पे टिका हुआ बेस, और ये 90 बन रहा है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो देखो इसे लिया है ना हम ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के बाद फंक्शन बता दो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा वही हो जाएगा, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि जो रिलेशन हम देखेंगे ना बहुत सारी चीजें वो लाइन ऑफ साइट पे नहीं देखेंगे, वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में देखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। अच्छा एक चीज मैं फैक्ट बता दूं तुम्हें, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो इक्वल होते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, जितना देर विक्की कौशल कैटरीना कैफ को देखेगा उतनी तो कैटरीना कैफ भी विक्की कौशल को देखेगी, कि वो ज्यादा देख लेगा, ज्यादा एंगल बना देगा, नहीं वो सेम बनाएगा। तो सेम कैसे बनाता है इसका लॉजिक दे देता हूं, अगर आपको समझ में आएगा तो आई होप अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अगर लाइन ऑफ साइट ले, देखो सॉरी इसका अगर हम बेस ले विक्की कौशल का, देखो बेस यही तो बनेगा विक्की कौशल का, इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ, साइन थीटा कोस थीटा देख लेना, अगर हम इसका ले बेस यही तो बनेगा, ये वाला एंगल था बेस विक्की कौशल के लिए, क्योंकि हम नीचे से देख रहे थे, कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ, तो बेस ये था, और एंगल ये था थीटा, बोल देना हाँ या ना में, और ये बन गया था ये चलो इसका काम नहीं है परपेंडिकुलर का, ये बना था। तो आपने केस पढ़ा होगा एन और जेड वाला, जैसे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी नाम से जाना जाता है। तो ये जब एन बनता है तो ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें बनाने की कोशिश करूं, देखो जेड बड़ा सा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो देखो देखो, ये क्या जेड बनता हुआ नहीं दिख रहा क्या, या एन बोल रहे हो भैया, हाँ बनता हुआ जेड तो दिख रहा है, तो मतलब ये जो थीटा होगा, मतलब जो थीटा ऊपर से बन रहा है वो बराबर है थीटा नीचे वाले के, बोल दो, एंगल जो थीटा ऊपर का बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बराबर है नीचे वाले के, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो जितना एंगल से विक्की कौशल कैटरीना कैफ को देख रहा है उतना ही कैटरीना कैफ भी विक्की कौशल को उतने ही एंगल से दिख रहा है, बस हमें बेवकूफ बना रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलने पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलने पे, ठीक है। मगर थोड़ा सा डिफरेंस पता है क्या है, जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, क्या बनता है, डिप्रेशन एंगल। तो डिप्रेशन का मतलब ही होता है नीचे नीचे धसते रहना, जब बंदा डिप्रेशन होता जाता देखते नहीं, उसकी तरक्की घटती जाती है, बंदा डिप्रेस होता जाता है, कमजोर होता जाता है, तो वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो ऊपर से नीचे, बाकी दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, और फंक्शन भी यूज करना आई होप आ गया होगा, ठीक है। चलो अगले टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है डबल ट्रायंगल। देखो डबल ट्रायंगल इस चैप्टर में कैसे बनाने को मिल सकते हैं वो मैंने निकाल दिया पूरा, इसके अलावा और कोई डबल ट्रायंगल नहीं बनाने को मिलेगा आपको। देखो सबसे पहले ऐसे केस मिलेंगे, पहला केस जो लिया मैंने ऐसे लिया, देखो डबल ट्रायंगल एक ही में दूसरा ट्रायंगल होगा, दिख गया सबको डबल ट्रायंगल। देखो सबसे पहला ट्रायंगल तो यही दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ये दिख रहा है बड़ा वाला, ठीक है। ये कितना होगा 90 डिग्री, यही तो दिखाएगा कि हमारा कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण कहते हैं जैसे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दिखाएगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ही मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ये फंक्शन काम करते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा ये 60 डिग्री ले लिया, ये 30 डिग्री ले लिया, ये लेंथ जो है यहां से यहां तक वो एक्स मान लिया, उसमें गिवन होगी कुछ ना कुछ देगा वो, 30 मीटर 35 मीटर 40 मीटर जो भी है वो देगा, और वाई भी एक लेंथ है जो कि बेस के एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये भी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, देख रहे हो दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, सेम ही है। और ये हाइपोटेनस हो जाएगा बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए हाइपोटेनस, ये छोटे वाले के लिए हो जाएगा बेस, और ये पूरा हो जाएगा बड़े वाले के लिए बेस। तो ऐसे डबल ट्रायंगल आप देखने को मिल सकता है जिसमें कि यहाँ पे 60 है 30, अब ये कम होते जाएंगे क्योंकि देखो ये 90 है,
अब 90 के कमी तो होंगे इस साइड देंगे तो 90 के बाद 60 फिर 30 होगा। किसी के दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए यहाँ पे 60 बनेगा यहाँ पे 30 बनेगा, नहीं, गलत थिंक है, बहुत ज्यादा गलत सोच है। यहाँ पे 60 बनेगा फिर 30 बनेगा, कम होते जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना ही कम होते जाएंगे, ठीक है। अब जो दूसरा केस है वो ऐसे डबल ट्राइंगल मिल सकता है आपको। देखो डबल ट्राइंगल कैसे मिलेगा, एक ट्राइंगल ये मिल गया, एक ट्राइंगल ये मिल गया। देखो इस वाले ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो एंगल के सामने वाला ये, क्योंकि देखो 60 के सामने ये, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा भाई, होगा नहीं होगा। ये वाले ट्राइंगल के लिए जो छोटा वाला है, छोटा बोल सकते हैं 30 डिग्री का, क्योंकि इस वाले के लिए देखो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस ये हो जाएगा। देखो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा इसके लिए। तो ये भी डबल ट्राइंगल ऐसे आ सकते हैं, इनके थ्रू इक्वेशन बनानी होगी, फिर सॉल्व करना होगा, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अभी समझ लो डबल ट्राइंगल आपको ऐसे मिल सकता है। देखो तीसरा केस जो लिया है वो मैंने ये लिया है, एक ट्राइंगल देखो ये दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। पहले वाले ट्राइंगल के लिए 30 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 60 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के लिए। दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, सेम है, मगर दोनों के एंगल क्या है, अलग है। और ये हो जाएगा बेस इसके ट्राइंगल वाले के लिए, ये ट्राइंगल के लिए ये बेस हो गया, और ये वाले ट्राइंगल के लिए ये बेस हो गया। तो ये कुछ केसेस थे जो कि काम आएंगे, और ऐसे ही ट्राइंगल बनेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आई होप ये समझ में आएगा डबल ट्राइंगल वाले सिस्टम। एक ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आपको पहचान में आना चाहिए, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे इक्वेशन बना के, ठीक है। लेंथ देंगे, एक्स की वैल्यू देगा, वाई की वैल्यू देगा, एक्स की वैल्यू देगा, वाई की वैल्यू देगा, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू देगा, वाई की वैल्यू, और एक चीज पूछ लेगा परपेंडिकुलर बता दो या हाइपोटेनियस बता दो। ये क्या पता इसकी वैल्यू ना दे और परपेंडिकुलर की दे दे, फिर पूछ ले, तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। इक्वेशन बनाने नीचे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चलो क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ ताकि। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं कराने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एग्जांपल के 3 क्वेश्चन लिए हैं, एग्जांपल नंबर 1, फिर 3 और फिर 7। एग्जांपल के 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 14। ये 5 क्वेश्चन कराऊंगा, और सारे कॉन्सेप्ट जो है पूरे चैप्टर के वो इसी में समाये हुए हैं। तो ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट करते रहना। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और अगर किसी क्वेश्चन को करने में दिक्कत आ रही होगी तो वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बता देंगे, ठीक है। वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा एक दिन, तो कमेंट में बता देना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ लेंगे, सारे सबके स्क्रीन पे आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों। तो देखो करते हैं, कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, एक मीनार है। मेरे पास देखो हिंदी मीडियम की किताब है तो मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, एक मीनार है। देखो क्वेश्चंस पढ़ो ना तो पैरामीटर्स देख लिया करो क्या क्या दिए हुए, जैसे 15 मीटर लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें देख लिया करो। तो देखो मेरे को 2 बातें पता चल रही है, एक 15 मीटर वाली और 60 डिग्री वाली, वो भी ओनियन कोण है, यही तो बात पता चल रही है। और पूछ रहा हाइट है, उस पर भी अंडरलाइन कर लिया करो। तो देखो जो जो चीजें पता है वो अंडरलाइन कर दिया करो, और जो जो चीजें पूछ रहा वो अंडरलाइन कर देते करो। तो 2 चीजें बताइए, इसने 15 मीटर की बात करी है और दूसरा इसकी बात करिए, 60 डिग्री बन रहा है ओनियन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ऊंचाई पूछ रहा, हाइट पूछ रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाओ, और बिल्डिंग कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो एक धरती पे पॉइंट है, देखो ये मीनार होगा, ये बिल्डिंग होगी, जिसपे टिकी हुई वो धरती होगी। धरती मेरी माँ है, वो वाला नहीं, सुनील शेट्टी वाला, धरती मेरी माँ है वही सुनील शेट्टी वाला। तो देखो ये टिकी हुई बिल्डिंग, ये अर्थ पे टिकी हुई है। तो एक बिंदु से जो ओनियन कोण बन रहा है इस बिल्डिंग के टॉप का, इस बिल्डिंग के शिखर का, शिखर का मतलब है टॉप, और पाद बिंदु का मतलब है वो बेस पॉइंट जहां पे वो टिका हुआ है। पाद बिंदु का मतलब क्या है, वो बेस पॉइंट जहां पे वो टिका हुआ है, और शिखर का मतलब वो टॉप। तो टॉप से बन रहा है एक कोण इस बिंदु पे, देखो इस बिंदु पे, ये यही तो एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। चेक कर लेना, ओनियन कोण बोला ना, तो ओनियन कोण तो नीचे से बनना चाहिए। देखो बेस ये आ गया और ये चला गया टॉप के शिखर का, और ये 60 डिग्री बना दिया। और ये 50 मीटर दूर है, पाद बिंदु जहां पे बिल्डिंग टिका हुआ है और जहां से देख रहा है, उनके बीच की दूरी है 15 मीटर। ये बोला क्वेश्चन ने। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अब बोल रहा है कि इसकी हाइट बताओ। ये बताओ, एच मान ले, इसे एच मान ले, हाइट या कुछ भी मान लो जो मानना है, ठीक है। एच मान लो, तो लगा दो हाइट और बेस गिवन है। देखो ये परपेंडिकुलर तो हो गया एक तरीके से इसके सामने वाला, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, हो गया नहीं होगा। अब किसमें, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की कहानी लगती है, tan थीटा, वेरी गुड, tan 60 लगा दें इज इक्वल टू एच अपॉन ये वाला बेस, मतलब 15। सही जा रहा हूं? अब tan 60 की वैल्यू जिसने पढ़ रखी है वो देख लेंगे, √3 होती है, h अपॉन 15। अब देखो इसको यहां फेंक दो तो h की वैल्यू क्या आ गई, 15√3। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। यहाँ पे मीटर गिवन है तो ये मीटर, तो जिसकी लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 15√3 मीटर। आंसर निकालने से पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो अच्छे से कि हाँ क्वेश्चन मेरे को ये समझ में आ रहा है, फिर आंसर की कोशिश करो। आंसर निकले ना निकले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हो वो मैटर करता है कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर मत निकालो, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें हाइट पूछ रहा था, जो गिवन था, पाद बिंदु, शिखर, ऐसे वर्ड यूज करे थे, वो समझ लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ।
तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ देना अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और वो किसी चिमनी से, चिमनी पता वो चीज होती है जैसे भट्टी, सुनी आपने, सोलर फर्नेस भट्टी, तो वहां से धुआं नहीं निकलता, जैसा आपने कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी वगैरह, तो उसमें एक घर होता है, बिल्कुल लकड़ी का घर होता है, तो उसके ऊपर, छत के ऊपर जिसमें से धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, घर के बाहर से धुआं निकलता है, तो वो होती है चिमनी। वो क्या होती है? चिमनी। तो जहां से धुआं निकलता है उसे कहते हैं चिमनी, ठीक है। तो ये एक चिमनी है, इसकी हाइट हमें नहीं पता, इसकी हाइट ये है, हमें नहीं पता, ये पूरी हाइट है, हमें नहीं पता, यही पूछ रहा है। और जो ये चिमनी से बंदा खड़ा है वो है 28.5 मीटर दूर, क्या है, 28.5 मीटर दूर, और बंदे की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, और जितनी दूरी पर खड़ा है वो 28.5 मीटर, और जो इसकी हाइट है चिमनी की, जहां से धुआं निकल रहा है, जहां से धुआं निकल रहा है उसकी हाइट है h। तो वो पूछ रहा है, और जो एंगल बन रहा है इनसे, मतलब यहीं से देख रहा होगा तो इसका बेस देखो यही तो होगा, बोल देना याद से, जब बंदा देख रहा होगा तो यहीं से तो देख रहा होगा, आंखें, या इसकी आंखें यहाँ लगी होगी पैर पे, किसी की आंखें पैर पे तो नहीं रहती, ऊपर की तरफ रहती है, तो देखो ऊपर की तरफ है। अब वो यहां से ये देख रहा होगा, ये देख रहा होगा टॉप पे जहां से धुआं निकल रहा है, जहां से धुआं निकल रहा है, धुआं ऐसे ही बनाता हूं मैं, ठीक है, धुआं निकल रहा है, तो यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो ठीक है, एक बंदा जिसकी 1.5 मीटर वो है, और जितनी दूरी पे खड़ा वो ये रहा, और जो हाइट है चिमनी की वो h मान लिया, यही पूछ रहा है, और जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण उसने वर्ड यूज करा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 45 डिग्री है। तो इसे कैसे करें, इसे कैसे करें, तो लगाओ पहले tan, देखो जितनी ये होगा उतना ही तो ये होगा, ये वाली हाइट यहां से यहां तक वाली, बोल देना यहां से यहां तक वाली हाइट, तो ये तो 28.5 दे दिया एक तरीके से ये, और ये कितना ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये कितना हमें नहीं पता, तो थोड़ी देर के लिए जो हाइट लेते हैं हम यहां तक ले लेते हैं h, जो जिस पर टिका हुआ रहता है ना चिमनी, उसकी हाइट हमें नहीं पता, मगर एक दिमाग लगाओ, जितना बंदा ये होगा उतनी तो ये हाइट होगी इसकी, दिमाग लगाओ, इसकी भी हाइट तो 1.5 ही हो जानी चाहिए, 1.5 मीटर, क्योंकि जितना बड़ा बंदा होगा उतना ये होगा, इसके बाद की हाइट देख रहा होगा, समझो समझो समझो। तो ये हाइट निकालनी, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है, यहां से बनता तो फिर तो मैं पूरी निकाल देता, मगर एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है, तो यहां से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेस तुम्हें गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं, क्या लगाना सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो, tan 45 गिवन है, tan 45 क्या आ जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर जो कि हमने h मान लिया है, अपॉन बेस, बेस क्या हमारा 28.5, tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू h अपॉन 28.5। अब इसको यहां भेजोगे तो h आ जाएगा 28.5। ये हाइट वो आई है जो कि यहां से यहां तक की कंसीडर है, यहां से इस पॉइंट से यहां तक की, बाकी चिमनी तो ये पूरी आप अपने डायग्राम में भी देख लेना, नीचे देखो एक बना रखा है, बना नहीं रखा, जिसपे ये चिमनी बिल्कुल बेस है, जिसपे लगी हुई है, वो पत्थर का होता है ना हैवी सा, ताकि सपोर्ट बने रहे, क्या बने रहे, सपोर्ट, तो उसके ऊपर वाली हाइट आई है, यहां से यहां तक की हाइट आई है, मगर हमें तो ये पूरी चाहिए, तो ये पूरी कितनी होगी, जितना बड़ा लड़का होगा अपना, जितना बड़ा लड़का है 1.5 उतनी ये होगी 1.5, तो ये पूरी चिमनी की हाइट कितनी आ जाएगी 28.5, इसकी आ गई, तो टोटल हाइट को मैं h डैश बोल दे रहा हूं, ठीक है, ये टोटल हाइट लिख देना या कुल हाइट लिख देना, ठीक है, टोटल हाइट, पूरी ऊंचाई, कुल ऊंचाई, हिंदी वाले क्या लिख देंगे, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी 28.5 प्लस इस वाले लड़के की 1.5, टोटल कितना आ जाएगा 30 मीटर, तो 30 मीटर आंसर हो जाएगा। तो 30 मीटर ये पूरे चिमनी की हाइट आ गई, जबकि एंगल हमारा कहां से बन रहा है, इसकी आंखों से, इसकी आंखों से, अगर इसकी आंखें यहां होती गलती से, इसकी आंखें कहां होती, यहां होती गलती से, तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी हाइट वाइट मानने की, फिर हम ये पूरी टोटल निकालते, समझे, आंखें यहां रहती तो एंगल में यहां से ले लेता, फिर एंगल ये बनता मेरा, ठीक है, फिर एंगल ये बनता, ये फिर दिक्कत नहीं आती मुझे, फिर ये पूरी हाइट मिलती, मगर एंगल यहां से बन रहा है इसीलिए मेरे को ये वाली हाइट मिलेगी, ये बेस लेंगे, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है बेस, तो ये लेंगे, ठीक है, ये वाली हाइट, ये हाइट आई है, और ये हमें पता है क्योंकि जितनी लौंडे की हाइट होगी उतनी ये होगी, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 7, क्या है एग्जाम्पल नंबर 7, पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट आ जाओगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहले पढ़ लेना सबसे पहले, फिर देखना सॉल्यूशन, कोशिश करना कि खुद ही ट्राई कर सको, ठीक है। एक रिवर है, क्या है, रिवर है, एक रिवर है और एक उसके ऊपर पुल है, एक रिवर है उसके ऊपर पुल है, तो पुल के किसी बिंदु से उस रिवर के अगर एज पे देखा जाए, जैसे मान लो ये रिवर फ्लो हो रहा है यहां से ऐसे, जैसे डायग्राम में भी देख लिया होगा आपने, ठीक है, तो मान लो ये देखो ये पुल है, ये यहां से ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है, ये पुल है ऊपर की तरफ और यहां से ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो इस पुल के किसी पॉइंट से रिवर के बिल्कुल एंड तक, रिवर के सम्मुख तक, जैसे मान लो ये रिवर है, रिवर यहां से फ्लो हो रहा है,
ये कोई पुल है बड़ा सा, देखो ये पुल है, रिवर इसके नीचे से फ्लो हो रहा होगा, तो किसी पॉइंट से इसके ऊपर से मान लो यहां से जो रिवर फ्लो हो रहा है रिवर, उसके एंड पे मान लो यहां तक फ्लो हो रहा है, यहां तक उसका जो कोण एंगल है वो है 45 और 30 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। आप इसे 30 कर सकते थे, इसे 45 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये दो कोण है और दोनों एंगल कैसे, अवनमन। अवनमन कोण कौन से होते हैं, जो ऊपर से बने कि नीचे से बने, बोलोगे भैया जो ऊपर से बने, तो देखो मैंने ऊपर ले लिया, मगर नीचे से भी तो बात वही पड़ जाएगी, इक्वल मैंने दिखाया था, सिखाया था, ठीक है। ये फ्लो हो रहा है, ये 45 डिग्री, यहां तक क्लियर है। और जो उसकी हाइट है, जैसे मान लो ये पुल है, जो क्या था पुल, और यहां से रिवर फ्लो कर रहा है, ये फ्लो हो रहा है, तो यहां से लेकर जो रिवर जहां तक फ्लो हो रहा है, इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये बात कर रहा है 3 मीटर। ये क्या बात कर रहा है, 3 मीटर की। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दे देना। ये जो लेंथ है वो x मान ली, और ये जो लेंथ है वो क्या मान ली, y मान ली। समझ गए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्रिज है उसके किसी एक पॉइंट से अगर हम एज पे देखें उन रिवर को, जो फ्लो हो रहा है रिवर के, उनके एज से जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो 30 और 45 डिग्री बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो हमें चौड़ाई बताए, तो चौड़ाई तो यही होगी x प्लस वाई, टोटल चौड़ाई जो होगी, जो टोटल लेंथ होगी रिवर की, वो तो यही होगी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल फाइंड करो, पहला और दूसरा, सही जा रहे हो। अच्छा मैंने एक चीज सिखाया है, z और n का केस शुरू में सिखा दिया, z और n का केस, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एंगल क्या होते हैं बराबर, ये एंगल क्या होते हैं बराबर, तो देखो इसमें z बनाने की कोशिश करूं, क्या ये z नहीं बन गया, तो ये एंगल इसके बराबर नहीं आ जाएगा 30 डिग्री के, चेक कर लेना। और ये अगर यहाँ पे z बनाओगे तो ये बन जाएगा 45 डिग्री पे, चेक कर लेना। z ये z, यहाँ पे भी z, ये 45। अब देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये दोनों क्या आ जाएंगे, बेस। x बेस हो जाएगा येलो ट्रायंगल के लिए, y बेस हो जाएगा येलो ट्रायंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस पूछ रहा है, तो कौन सा फंक्शन लगाना, ठीक है, वेरी गुड, tan। पहले वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 लिख दूं, और बेस क्या लिख दूं, x लिख दूं। tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 3/x, यहां से x निकाल लो, इसको यहाँ 3√3, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। अब ऐसे y के लिए भी सेम लगा दो। अब ट्रायंगल दूसरे वाले में लगाना है, मगर ये किसमें लगाना है, दूसरे वाले में, तो देखो दूसरे वाले में लगाओ, वही आ जाएगा परपेंडिकुलर p। इसमें क्या लगाना सही है, tan 45, ठीक है ना। देखो tan 45 परपेंडिकुलर 3 मीटर है, ये हाइट दे रखी है, और ये पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan में आता है, तो परपेंडिकुलर के सीधा 3 लिख दूं, और बेस की जगह क्या रख दूं, y, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी होती है y, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y इज इक्वल टू 3, ये आ गया मीटर यूनिट जरूर लिखना, नहीं नंबर काट देगा वो, कंफर्म है। y इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। ये मगर ये आ गई है ये वाली चौड़ाई, ये आ गई है ये वाली लेंथ, ये आ गई है ये वाली लेंथ, तो टोटल बता दो x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दो, 3√3 प्लस 3, तो 3 कॉमन आ गया, 3√3 प्लस 1 बन जाएगा मीटर, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया नहीं आया, देखो समझ में नहीं आएगा, 3√3 प्लस 3 x प्लस वाई, 3 कॉमन आ गया, जो दोनों में सेम है वो निकाल दो बाहर, प्लस 1, यही मीटर में आ गया आंसर, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल थे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलो अगले एग्जांपल करवाता हूं, आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, देखो एक रिवर है जो कि फ्लो कर रही है, और एक है पुल, उसके ऊपर ब्रिज है, तो ब्रिज से एक पॉइंट लिया दोनों रिवर के एज तक, दोनों रिवर के सम्मुख तक, और फिर उसके बाद वो हाइट दे रखी थी पुल से, बस खत्म। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसे पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट आ गया होगा, वीडियो को रोक के पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है, और वो टूट के गिर गया, टूट के गिरने के बाद एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और फिर उस पेड़ की जो जितना वो गिरा, देखो ये यहां तक गिरा, मान लेते हैं ये पेड़ जो है इतना ये था, फिर ये टूट के ऐसे गिर गया, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, टूट के गिर गया यहाँ पे, तो ये पेड़ जहां से गिरा, जो इसकी ये है पेड़ का शिखर है, जो टॉप है पेड़ का, वहां से इसके जहां पे पेड़ टिका हुआ है, पाद बिंदु की जो दूरी है वो 8 मीटर दे रखी है। पाद बिंदु मतलब होता है जहां पे वो टिका हुआ है, बॉटम पॉइंट मतलब जहां पे वो है, ठीक है, जहां पे वो टिका हुआ है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। मेरे पास हिंदी की बुक है इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूं, पाद बिंदु। अच्छा वो 30 डिग्री बनाता है एंगल। अब ये 30 डिग्री ध्यान से समझेंगे, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वो जो पेड़ टूटा है ना, जो वो पेड़ टूटा वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल, वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल, जो कि पेड़ टूटा है, ना कि ये समझ लेना कि जो पेड़ टूटा और जो यहां चला गया बॉटम पे वो बनाएगा 30 डिग्री, ये नहीं है, ये है, साफ साफ कह रहा है ये स्टेटमेंट में, पढ़ लेना हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों। देखो कि बात किसकी पड़ी है,
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो किसको छूने लगता है? जमीन को, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो शिखर छू रहा है ना जमीन को, इसको मत सोच लेना ये 30 डिग्री का बनाता है। शुरू में देख लेना किसकी बात चल रही है, कि जो टूटा है उसकी बात चल रही है। तो टूटा यहां से ये बनाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बस लगा दो। एंगल के सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला क्या? हाइपोटेनस। बाकी बचा बेस। तो बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है। tan लगा दो दोबारा। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है? tan ही तो देता है। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू, बताओ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 8 है, और बेस क्या है पता नहीं, h मान लेता हूं। इसकी वैल्यू √3, 8 अपॉन h। अब इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, तो h इज इक्वल टू 8√3 मीटर। आंसर आया नहीं आया? आया नहीं आया आंसर? ये समझ लेना याद से कि एक पेड़ था वो टूट के सीधा किसी पॉइंट पे जाता है, और जो पॉइंट से दूरी रहती है जहां पे पेड़ टिका हुआ उसका 8 मीटर है, और जो टूटा है उससे एंगल बन रहा है 30 डिग्री ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। आई होप समझ में आ गई आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से पढ़ लेना। कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, वो एक बलून को देखती है। ठीक है, वो बलून को ऑब्वियसली यहीं से देखेगी, उनको देखती है। तब उसका जो ओनियन कोण है, कि क्या? ओनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन नीचे से बनेगा ऊपर से? वेरी गुड, नीचे से। तो नीचे से बनाओ एंगल। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। बेस बनाओ सबसे पहले, इसकी आंखों की लाइन से बेस। ठीक है, अगर ये ऊपर से देख रहा था तो ऊपर का बेस बनाता मैं, मगर ये नीचे से देख रही है, लड़की है, क्योंकि मतलब लड़की है तो वो नीचे से देख रही है। ऊपर से देखते तो मैं ऊपर का बेस बनाता। ठीक है, तो नीचे से देख रही है, नीचे का बेस, और ये देख रही है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो ये था 30 डिग्री बोल रहा, 60 डिग्री। ये जब देख रही थी तो कितना था? 60 डिग्री। फिर कुछ टाइम बाद वही बलून उड़ के यहां भाग गया। क्या कर दिया उसने? वो यहां भाग गया। तो जब यहां भाग गया तब उसका जो एंगल बन रहा है, इसको मैं देखो छोटा सा लिख देता हूं, तब जो इसका एंगल बन रहा है देखने पे, वो क्या बन रहा है? 30 डिग्री। क्या बन रहा है? 30 डिग्री। तो एंगल समझ लेना, ये वो वाला बलून है सेकंड वाला, और ये फर्स्ट वाले के लिए 60। ठीक है, अब देखो ये, और एक ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर। ये जो इनकी हाइट है, ये टोटल है 88.2। कितनी दे रखी है? 88.2। ये पूरी हाइट है, ये जमीन है। ठीक है, ये पूरी जमीन से हाइट दे रखी है इनकी। ये अगर मैं मान लू जमीन, तो ये पूरी हाइट दे रखी है। ये जो हाइट है कितनी है? 88.2 मीटर। ठीक है, 88.2। अच्छा, एंगल कहां से बन रहा है? यहां से। ऑब्वियसली ये वाली लेंथ लूंगा मैं, ये वाली काउंट करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक कितनी होने वाली है? ये वाली लेंथ देख लेना ध्यान से। ये 1.2 माइनस कर दो 1.2, तो कितना बन जाएगा बताओ? 87 मीटर। ये जो हाइट होगी, ध्यान से देख लेना, 87 मीटर हाइट नहीं होगी क्या? ये वाले बेस से, इसकी आंखों वाले बेस से, और ये वो बेस है जिसपे ये टिके हुए हैं, अर्थ वाला बेस। तो ये अर्थ का बेस है, और ये वो बेस है जो कि उसकी आंखों से गया है। ठीक है, 87 मीटर। ये समझ में आ गया होगा आई होप। 82 में से माइनस कर दे 1.2 इसकी हाइट। अगर गलती से इसकी आंखें कहां होती? यहां, तो फिर सही ले लेते, फिर पूरी हाइट लेते 88.2 मीटर। मगर इसकी आंखें कहां है? ऊपर। ऊपर है तो ऊपर से लेना पड़ेगा मैं बेस, क्योंकि एंगल यहीं से बन रहे सारे। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसकी इस अंतराल के दौरान गुब्बारे की कोई दूरी। तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन इतना समझा दे कि हाइट इसकी 87 हो जाएगी। टोटल हाइट थी 88.2 मीटर, जो कि अर्थ से थी। अर्थ का बेस ये है जिसपे लड़की टिकी हुई है। लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, इसलिए 1.2 मीटर मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो बन गया 87। तो ये जब मैंने बेस लिया लड़की की आंखों से, उसके एंगल जो दोनों बन रहे 60 पहले वाले के लिए बन रहा था, और सेकंड वाले के लिए फर्स्ट, और ये सेकंड वाले के लिए 30 डिग्री बन गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब पूछ रहा है इसका आंसर। सबसे पहले तो ये हो जाएगा एक ट्राइंगल, और ये मान लेता हूं मैं वाई, दूसरा ट्राइंगल। बोल देना, बोल देना, याद से बोल देना। तो देखो अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल की बात करूं, छोटे वाले की, देखो फर्स्ट वाले की, लगा दो परपेंडिकुलर। पता है, अरे जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, चेक कर लेना। और बेस पूछ रहा है तो निकाल दो। tan क्या लगा दो? tan 60 की 30? 60, वेरी गुड, क्योंकि बड़े वाले के लिए क्या बन रहा था? 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? 87, और बेस क्या है? x। बोल दो, यही बेस पूछ रहा है। tan 60 कितना होता है? √3, 87 अपॉन x। x को यहां भेजो, 87 अपॉन √3 मीटर। ये आ गया? अब छोटे वाले की, बड़े वाले की बात करो, सेकंड वाले की देखो, इसमें क्या लगा दूं? tan 30। देखो परपेंडिकुलर की बना, बेस पूछ रहा है tan 30, तो tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सेम 87 अपॉन x प्लस वाई। इसमें क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, क्योंकि देखो बेस जो है इस छोटे बड़े वाले ट्राइंगल में पूरा आ रहा है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। ठीक है, tan 31 अपॉन √3, 87 का 87, x कितना है? लिख दूं 87 अपॉन √3 प्लस वाई कितना? वाई तो निकालना है।
तो 1/√3 इज इक्वल टू, अच्छा देखो इसे सॉल्व करो, यहाँ से y को निकालते हैं, निकालो इसको, यहाँ पे जो 87/√3 प्लस y इज इक्वल टू 87√3, 87√3 87/√3 प्लस ये आ गया। अब y यहाँ से आ जाएगा 87√3 माइनस 87/√3, चेक कर लेना, इसको मैं खाली यहाँ लेके आऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा 87/√3, 87/√3 माइनस का देखो, अब इसे सॉल्व करो, 87 कॉमा √3 माइनस √3 माइनस 1/√3 87 करो मल्टीप्लाई इसको क्रॉस, ये 3 √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 बना देगा, माइनस 1/√3 चेक कर लेना, 87 2/√3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो √3 से, मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, वैसे आंसर ये भी हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 87 इंटू में 2/√3 इंटू में √3/√3, तो ये, अच्छा देखो इसके बाद क्या है, ये आ गया, ये आ गया ना। अब क्या करो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे कुछ है नहीं, तो ये आ गया 7 दूनी 14 1 8 दूनी 16 174/√3, 174 7 दूनी 14 दूनी 16 1 17, ये आ जाएगा, ठीक है, मगर यही आ जाएगा मीटर, तो ये आ गई y की वैल्यू। बट इसमें √3 देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, √3 को अगर मैं हटाना है तो रेसिप्रोकल वाला कर दो, 174√3 इंटू में √3 डिवाइड में √3, ठीक है, करो 174√3 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 बन जाएगा ना, ठीक है, रूट हट जाएगा, याद रखना, बेसिक में करा दिया है, 4th चैप्टर में देख लेना ध्यान से। तो 3 को डिवाइड करो 5 8√3 मीटर, ठीक है, तो y की ये वैल्यू आ गई। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे ही आ गई थी ये, मगर सॉरी ये y की वैल्यू ये आ गई थी 174/√3, मगर अपॉन में √3 कभी रखते नहीं, रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो फिर ये आ गया फाइनल आंसर मीटर में। देखो ये वो लेंथ आई है जो बलून शिफ्ट हुआ था, जो बलून शिफ्ट हुआ था, और x वो है जो इनिशियली वो देख रही थी लड़की। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड में ये बोला है कि वो पीरियड बताओ, वो डिस्टेंस बताओ, वो दूरी बताओ जब वो बलून यहां से, देखो छोटा सा डायग्राम बता रहा हूं, लड़की ये थी, फिर ये बलून यहां पहुंच गया, तो ये पहले देख रही थी, फिर सेकंड में ये देख रही थी, तो बलून यहां से आ गया ना, तो मैंने ये x माना था और यहां से यहां तक के को y माना था। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो दूरी बताओ, वो डिस्टेंस बताओ जब बलून एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे गया, वो दूरी बताओ, मतलब y बताओ। तो y क्या है 58√3 मीटर। और अगर वो पूछ लेता टोटल बताओ कि यहां से यहां तक इनिशियली बलून कितना दूर था, तो x निकाल देते। अगर वो पूछ लेगा दोनों बताओ, तो यहां से यहां जो x बताया और यहां से यहां जो y बताया, तो दोनों कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो भी हमने निकाला, क्योंकि इसमें यही पूछ रहा है कि वो दूरी बताओ जो बलून शिफ्ट हुआ था, बलून यहां से यहां शिफ्ट हुआ था, ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट हुआ था, तो ये डिस्टेंस बताना था जो कि हमारा क्या था y, और इससे पहले वाला था x। तो दोनों निकालने पूछे, दोनों बता देना, एक पूछे एक बता देना। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हुआ आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और जो कोई भी जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम्हें जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, सॉल्व करवा दूंगा, किसी दिन क्लास लूंगा। तो जब तक के लिए खाओ पियो मस्त सो जाओ 3-4 घंटे पढ़ने के बाद। वेरी गुड, तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। फिर बहुत मेहनत लगती है यार वाकई में भाई साहब, आसान नहीं होता यार वीडियो बनाना। मार कर लिया अगली बार।